हेलो मेरे प्यारे से लॉर्ड सैनिक, कैसे हैं? आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए प्यारे मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हम कराने वाले हैं फिजिक्स। क्या कराने वाले हैं? फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5। कितना है? चैप्टर नंबर 5 कराने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। अगर ऐसे साइंस में अगर सीरियली नंबर से देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर साइंस का आएगा 14 आएगा, लेकिन फिजिक्स में आप देखिएगा तो ये फिजिक्स में कितना आएगा? 5 चैप्टर आएगा। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत और ये फिजिक्स का लास्ट आखिरी चैप्टर है। और मैंने फिजिक्स का सभी चैप्टर बढ़िया से कवर करा दिया हूँ। अगर आप नहीं देखें तो ये हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी फिजिक्स के जितने भी पार्ट वीडियो हैं, 1 2 चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं सभी का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो वहाँ पर आप जाकर इसको देख सकते हैं, वहाँ से आप वीडियो को डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन मैंने व्यास बोध का ले रखा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर जरूर कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, ये रहा कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। ऊर्जा जो है इसका उत्तम स्रोत क्या है? तो बच्चों अगर इसका उत्तम स्रोत की अगर बात करें तो आइए ये, ठीक है, चलिए। तो उत्तम स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत इस पर निम्न विशेषताएं होती है। पहला बात करिए, प्रकृति कण द्रव्य के अत्यंत बहुत अधिक मात्रा में कार्य करता है। यह सरलता से उपलब्ध हो जाता है, आसानी से यह उपलब्ध भी हो जाते हैं। इस परिवहन में भंडार सरल होता है, यानी कि आसान होता है। यह हानिकारक अवशेष उत्पन्न नहीं करता है। जो ऊर्जा जो होता है ये हानिकारक विशेष उत्पन्न नहीं करता है, अर्थात पर्यावरण को दृष्टि से इनका उपयोग सुरक्षित और अच्छे से किया जाता है। इसकी कीमत या लागत मूल्य बहुत कम होता है, इसलिए यह उत्तम स्रोत कहा जाता है। किसको? ऊर्जा को। तो ये पहला का क्वेश्चन का आंसर रहा। अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्या दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? क्या है कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? तो देखिए, उत्तम ईंधन की बात करें तो उत्तम ईंधन वह है जिसका जो कैलोरी मान उच्च होता है, अर्थात परिणाम से अधिक ऊर्जा का होता है, वो क्या कहलाता है? उत्तम ईंधन कहलाता है। अगला भी कुछ कहा, अच्छा नीचे भी दिया है कि इसके उत्पादनकर्ता होते हैं जैसे कि ज्वलन ताप सामान्य, न बहुत अधिक और नहीं बहुत कम होता है, सरलता से उपयोगी होता है, हानिकारक अवशेष से उत्पन्न नहीं या तो कम करता है, परिवहन भंडार में सरलतम होता है। अगला क्वेश्चन ही नंबरिंग देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा कुछ नंबरिंग थोड़ा सा नहीं दे पाया, नंबरिंग छूट गया है क्योंकि लाइन बोले ना कि गांव में लाइन का बहुत प्रॉब्लम होता है, और जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पे लाइन और नेट का तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम तो बहुत परेशान है क्योंकि जब क्लास लेते हैं ना तो क्लास वीडियो जो होता है ना अपलोड करने के समय नेट ही नहीं रह पाता है और ये बहुत दिक्कत हो जाता है, चलता नहीं है। तो प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग आप अपने बुक से एडजस्ट कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। और यहाँ पे नंबरिंग छूट गया, ये 3 नंबर हो जाएगा। क्या कहा 3 नंबर में क्वेश्चन कि यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी कैलोरी स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किस उपयोग करेंगे और क्यों करेंगे? तो देखिए, हम जैसे गैस का बायोगैस का उपयोग करेंगे, इसके विभिन्न कारण कहते हैं हम जैव गैस या बायोगैस का उपयोग करेंगे। कैसे, क्यों करेंगे? यह कम मात्रा में जलाने के अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह स्वस्थ ईंधन है, अर्थात धुआं नहीं उत्पन्न करती। यह नवीकरणीय स्रोत है, अतः अनवीकरणीय स्रोत का संरक्षण भी करती है। अगला हम बात करें तो क्या करा, यह पर्यावरण को भी स्वस्थ करने की सहायता करती है क्योंकि पादप जंतु विशिष्ट इसका उत्पादन निर्मल है और इसका सुरक्षित रहता है। अगला क्या कहा कि जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? जीवाश्म ईंधन जो है इसकी हानियां क्या होती है? तो देखिए, जीवाश्म ईंधन की हानि की बात करें तो जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला हो गया, सल्फर, नाइट्रोजन जैसे जो जलने की उपरांत अम्लीय ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, ये वायु प्रदूषण एवं अम्लीय वर्षा उत्पन्न करते हैं। अम्लीय वर्षा में मुद्रा और जल संबंधित दृष्टिकोण तथा भवनों की क्षति पहुंचाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को उत्पन्न करती है और जीवाश्म ईंधन सामान्य तथा अनवीकरणीय संसाधन है जिनके निर्माण में करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। अगली हम बात करते हैं कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को कैसे क्यों ध्यान देते हैं? तो हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को ध्यान देते हैं जो कि अपने नवीकरणीय है। इसका कारण है कि प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी उत्पन्न के मानव जीवन शैली भी आधुनिक तथा मशीनी पर अधिक निर्भर हो गई है, जिसके ऊर्जा का खपत और बढ़ गई है। जीवाश्म ईंधन के प्रति और भंडार इसके निर्माण में लगभग लाया समय बहुत अधिक होने के कारण अनवीकरणीय समाप्त हो गया है साधन है। इनके संरक्षण हेतु ऊर्जा वैकल्पिक स्रोत का उपयोग आवश्यक हो गया है। अगली बात करते हैं कि हमारी सुविधा क्या है, कि हमारी सुविधा के लिए पवन तथा जल ऊर्जा को पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार की सुधार किए गए हैं? तो पवन ऊर्जा का उपयोग प्राचीन काल में पवन चक्कियों द्वारा प्रतिदिन कार्यों को करने में होता है। अब इसका उपयोग विद्युत उत्पादन से किया जाएगा। लगभग इनकी पवन जो चक्की होता है विधेय और उत्पन्न बहुत कम होती है, इसलिए ये पवन चक्की का युग में पवन ऊर्जा द्वारा निर्माण करके बड़े स्तर पर उत्पादित किया जाता है। जल स्रोत को बाढ़ आदि प्राचीन काल में जन धन बहुत क्षति होती है और रोकने के लिए जल स्रोत में भी बाधा का निर्माण किया जाता है, यानी कि बाधा नहीं बांधों का निर्माण किया जाता है जहां जल स्थित ऊर्जा की ऊंचाई को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। अगला हम बात करते हैं कि गैस सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल दर्पण अथवा समतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है और क्यों होता है? मतलब कौन सा कुकर ले जिसमें दर्पण जो है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण जो होता है समतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है और क्यों होता है? तो देखिए, सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण, क्योंकि यह अभिसारी दर्पण जिसे कन्वर्सिंग मिरर होता है जो सूर्य के अधिकता से अधिक किरणें की फोकस उस ताप को उत्पन्न करता है, इसलिए सौर कुकर जो होता है उसमें अवतल दर्पण रहता है। हमें वैसे ही कुकर लेनी चाहिए। अगला बात करते हैं कि महासागरों से क्या है, कि महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जा को क्या भुजाओं की सीमा क्या सीमाएं हैं? तो मध्य सागर की ऊर्जा सीमाएं बात करते हैं ऐसे स्थान सीमित है जहां पे ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बांध बनाए जा सकते हैं। तरंग ऊर्जा की बात करें तो केवल तभी प्राप्त हो जा सकती है तभी तरंग ऊर्जा प्रबल होती है। उसके बाद क्या करेंगे, महासागरीय तापीय क्या है? महासागरीय तापीय ऊर्जा के प्रांत अर्धसंयन एसटीओ केवल तभी प्रचलित होती है जब पृष्ठीय जल 2 किलोमीटर की गहराई तक जल के तापमान पर 20 डिग्री सेल्सियस से अंतर होता है। महासागरों किनारे बनाए गए विद्युत के संचय लागत और रख रखाव का खर्च काफ़ी अधिक
तुलना में दक्षित होता है, साथ ही संशोधन आदि की संभावना अधिक रहती है। अगली हम बात करें क्वेश्चन तक भूतापीय ऊर्जा क्या है कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। तो भू पर स्थित ताप को स्थलों और भूतापीय प्राप्त होती है और तब तक स्थलों संपर्क में आने पर भूमध्यरीय जल प्रताप परिवर्तन हो जाता है। जब यह भाप चट्टान में फंस जाती है तो इसके दाब बढ़ जाते हैं, जैसे पाइपों द्वारा निकली जाती है, और यह उच्च दाब निकली हुई भाप की शक्ति में विद्युत नियंत्रण और टर्बाइन की घुमाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। यह भूतीय ताप ऊर्जा कहलाती है। अगला है नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है। नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है, तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा उत्पत्ति और ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है। जो नाभिकीय ऊर्जा जो विक्रिया करता है उसके तरह जो उत्पन्न ऊर्जा होता है ना बहुत अधिक होता है। उदाहरण यूरेनियम के एक परमाणु विखंडन की ऊर्जा मुक्त होती है, या कोयले के किसी कार्बन और परमाणु के दहन को उत्पन्न ऊर्जा को तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है। इस प्रकार यदि नाभिकीय संयंत्र सुरक्षित अधिक और चलायन किया जाए तो ऊर्जा आवश्यकताओं को एक बड़े भाग में आपूर्ति नाभिकीय ऊर्जा द्वारा दी जा सकती है। अगला बात करते हैं कि क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है अथवा क्यों नहीं। क्यों अथवा क्यों नहीं। अब कह रहा है कि कोई ऊर्जा जो है ऊर्जा का स्रोत है प्रदूषण मुक्त, यानी ऐसा ऊर्जा जिसमें प्रदूषण नहीं हो। ये हो सकता है, अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। तो देखिए किसी ऊर्जा के स्रोत प्रदूषण मुक्त केवल तभी माना जा सकता है जब न तो इसके लिए आवश्यक युक्तियाँ संयोजन और नहीं क्रियावंश के समय यह कोई प्रदूषित करता है, परंतु किसी भी ऊर्जा के स्रोत पूर्णतः ऐसा होना असंभव है। उदाहरण के लिए सेल और सॉल के पूर्णतः प्रदूषण मुक्त हो और सेल युक्ति के निर्माण में न किसी विघटन प्रदूषण होते रहता है। अगला हम बात करें बच्चों की रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का मुख्य क्रिया किया जाता है। क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वस्थ मानते हैं अथवा क्यों नहीं। अगर मानते हो तो क्यों, अथवा नहीं मानते हो तो क्यों नहीं मानते हो। हाँ, हाइड्रोजन को सीएनजी की तुलना में अधिक स्वस्थ ईंधन माना जाता है क्योंकि इसमें प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के दहन अच्छा केवल जल उत्पन्न होता है जो प्रदूषण रहित है, इसमें प्रदूषण नहीं होता। जबकि सीएनजी के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होती है जो कि अधिक मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। अगला देखिए क्या कहता है कि ऐसे 2 ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए जिनके नवीकरणीय मानते हैं अपने उच्चन और उससे तर्क दीजिए। तो देखिए पवन ऊर्जा तक पृथ्वी को सूर्य के किरणें के उष्ण ऊर्जा होती रहती है जब तक पवन चलते रहती है, इसलिए यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। सौर ऊर्जा जब तक सौर मंडल के तब तक सौर ऊर्जा का पृथ्वी तक नियंत्रण उपलब्ध करती रहेगी तथा यह नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। अगली बात करते हैं कि क्या कहा कि ऐसी 2 ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए जिनमें आप सामान्य मानते हैं और अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। तो देखिए जीवाश्मी ईंधन का कोयला तथा पेट्रोलियम का अधिक उपयोग इनके निर्माण में लगने वाले करोड़ों वर्ष का समय तथा इनकी उपलब्धता सीमित मात्रा के कारण से क्या होता है, तो ये ईंधन समाप्त और तथा अनवीकरणीय कहे जाते हैं। बहुत सारे जो होते हैं नवीकरणीय समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो पहले वाले रूप में नहीं आते हैं, ये क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय कहलाते हैं। और दूसरी बात करते हैं कि नाभिकीय ईंधन यूरेनियम, लिथियम, प्लूटोनियम आदि नाभिकीय ईंधन प्रकृति है, यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है और यह नवीकरणीय तथा समाप्त ऊर्जा का स्रोत है। अगले हम बात करते हैं कि अगला क्या करें कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए ताप के लिए किस दिन नहीं कर सकते हैं। धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन या पवने वाले दिन, किस दिन नहीं कर सकते हैं। इसका फॉन्ट छोटा गया हुआ है जी, थोड़ा सा मिस देख लीजिए। बादलों वाले दिन, क्योंकि बादल वाले दिन सौर और विकृत के उपेक्षा और सीमित निरंतर होगी और सौर जल ताप का काम नहीं कर पाएगा, इसलिए नहीं करना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो ये उदाहरण तो नहीं है नाभिकीय और अतिरिक्त ABC पर्याप्त ईंधन होगा, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है जी ये वाला। चलिए ऑब्जेक्टिव इसमें देख लेते हैं। कितने ऊर्जा स्रोत में हम उपयोग में लाते हैं, इसमें अधिकांश ऊर्जा का उत्पत्ति कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऊर्जा उत्पन्न नहीं होते हैं। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये है नाभिकीय ऊर्जा है। क्यों नहीं है, तो देख ले नाभिकीय ऊर्जा क्या करता है। क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा जो है तो ये नाभिकीय ऊर्जा केवल यह सौर और उपयोग नहीं करता बल्कि नाभिकीय अभिक्रिया को फलस्वरूप अभिक्रिया ऊर्जा उत्पादन करती है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि ऊर्जा स्रोत में निम्नलिखित जीवाश्मी, क्या निम्नलिखित जीवाश्मी ईंधन से सूर्य की तुलना कीजिए और उसमें अंतर बताइए। मतलब कह रहा है कि सूर्य स्रोत में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए, दोनों बताइए कि क्या क्या अंतर है, क्या क्या बात है। तो देखिए यहाँ पे अंतर यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। कह रहा है कि यही अनवीकरणीय ऊर्जा, यानी देखिए ये जीवाश्म है, ये जीवाश्म है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दर्शाया गया है ये सूर्य है, जीवाश्म और सूर्य। तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को समाप्त भी कर देता है और यह नवीकरणीय ऊर्जा को असमाप्त ऊर्जा स्रोत है। इनके दहन से पर्यावरण का प्रदूषण होता है, किस जीवाश्म ईंधन से, लेकिन सूर्य से प्रदूषित उष्मा ऊर्जा यह केवल युक्तियों का संयोग कम प्रदूषण हो सकता है। यह महंगा परंतु सामान्य उपयोग में किए जाने वाला स्रोत है, लेकिन यह निःशुल्क है। सूर्य का जो रोशनी होता है, प्रकाश होता है, इसमें कुछ पैसा उच्चा खर्च करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जीवाश्म ईंधन में आपको पैसे खर्च करने की जरूरत होती है, वो थोड़ा सा महंगा होती है। समझ आ गया। अगला हम बात करते हैं कि जैव मात्रा तथा जैव ऊर्जा स्रोत के बदले विद्युत की तुलना कीजिए और अंतर बताइए। ये जैव मात्रा है और ये जैव विद्युत है, ये दोनों में बताइए क्या क्या अंतर है। तो देखिए जैव मात्रा यह नवीकरणीय स्रोत है, लेकिन जैव विद्युत जो है नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय ये भी नवीकरणीय स्रोत है। ये जैव मात्रा में बायोगैस संयंत्र जैसे गैस बनाई जाती है और ये जल विद्युत उत्पादन के नदियों पर बने बांधों में प्रयोग किया जाता है, ये क्या है, जल विद्युत है।
मतलब नदियों में बांध बनाकर इसका किया जाता है। अब जैव मात्रक क्या कर रहा है, जैव मात्रक में कि इसमें उत्पादन समय के बीच बनी हुई स्नली कृषि के लिए एक उपयोगी खाद है। पौधे के निर्माण में विद्युत उत्पादन के लिए साथ साथ बाढ़ से सुरक्षित होती है। बायोगैस नियंत्रित होता है, खर्च भी कम होता है और इससे अन्य खर्च भी कम होते हैं और ये कम खर्चीले स्रोत है। खर्च के पूर्ण भाग में बांध के निर्माण में सप्लाई की व्यवस्था होती है। अभी हम बात करते हैं, अच्छा उसी का और दिया हुआ है नीचे में क्या कर रहा है कि बायोगैस में उत्पन्न उपयोग से प्रदूषित और समाप्त मिलते हैं, साथ में से दहन की हानिकारक स्रोत CO2 अतिरिक्त उत्पन्न नहीं होते। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि जल वैद्युत के उत्पन्न से कोई हानिकारक अवशोषण उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन जैव मात्रा से उत्पन्न होता है। अब अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा निष्कासित करने का सीमाएं लिखी है, जैसे कि पवन, तरंग, ज्वार भाटा, ये सब क्या है, इसका ऊर्जा जो तरंग है कहाँ से उत्पन्न होती है, कैसे होती है। तो पवन ऊर्जा की सीमाएं की अगर बात करें तो ये पवन ऊर्जा की सीमा इस प्रकार है कि पवन की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होने की आवश्यक है। यह विशाल भूखंड पर ही पवन फर्म स्थापित किया जा सकता है। यह 1 मेगावाट की चरित्र के लिए लगभग 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। उच्च स्तर के रखरखाव के लिए फर्म की अवस्था के आरंभ में खर्चा होने वाले मूल्य बहुत अधिक होता है। उसके बाद है तरंग की ऊर्जा की सीमाएं। तो तरंग की ऊर्जा की सीमाएं क्या होती है, तो तरंग की ऊर्जा की सीमाएं, तरंग ऊर्जा के व्यवहारिक उपयोग करने के लिए तरंग का प्रबल होना अत्यंत आवश्यक है। ज्वारी ऊर्जा की सीमाएं क्या होती है, तो ज्वारी ऊर्जा का दहन करने के लिए सागर के किसी भी संकनीय का क्षेत्र पर होना भी क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। बांध बनाकर निर्माण करना, बहुत नीचे चला जी, अच्छा अभी ऊपर है, अच्छा ये तो करा दिया आपको, अच्छा ये करा रहे थे, ठीक है। तो आगे अगला क्वेश्चन क्या करा है कि ऊर्जा स्रोत के वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किस आधार पर करेंगे, नवीकरणीय, अभिनवीकरणीय, सामान्य अक्ष और तथा ये दोनों पकड़ेंगे। तो देखिए इसकी अगर बात करें ना तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो देख लीजिए। नवीकरणीय संसाधनों को पुनः पूर्वित और समय पश्चात पूर्ण चक्र द्वारा की जाती है, जबकि अनवीकरणीय संसाधन में एक बार उपयोग होने के बाद इसका पूर्ण चक्र नहीं होता। नवीकरणीय संसाधन में क्या होता है कि पूर्ण रूप से और चक्रवत होना, मतलब जो पहले से और जो इसका उपयोग कर लेते हैं ना उसके बाद फिर से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन में क्या होता है, एक बार उपयोग होने के बाद उसको फिर से उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते। ऐसे निर्माण में लाने वाले समय बहुत अधिक होने के कारण इसका पूर्ण वृद्धि भी संभव नहीं होता है, किसका, अनवीकरणीय का। दूसरा क्या कहता है कि वे ऊर्जा स्रोत जिससे हम उपलब्ध और प्रकृति के सीमित होता है एक दिन में समाप्त हो जाएंगे और ऐसी संभावना है कि प्राप्त समाप्त स्रोत कहलाते हैं। ऐसी प्राप्त स्रोत प्रकृति से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और कभी समाप्त नहीं होंगे, ऐसी संभावना है कि अक्ष स्रोत भी कहलाते हैं। और ए और बी की अगर बात करें दोनों की, तो क्या कहा कि ए और बी विकल्प समान है, नवीकरणीय स्रोत अच्छे हैं और इसी प्रकार अनवीकरणीय स्रोत भी समाप्त है। अगला क्वेश्चन प्यारे क्या कहा कि ऊर्जा के आदर्श क्या है, कि ऊर्जा के आदर्श स्रोत के क्या गुण होते हैं। तो देखिए ऊर्जा के स्रोत के गुण जो कि बात करें तो बहुत गुण सा होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं, उच्च कैलोरी की मान होती है, क्या होती है, उच्च कैलोरी की मान होगी, सरलता में उपलब्धता होगा, सरल परिवहन का एकदम भंडारण होगा, कम मूल्य होगा, पर्यावरण के प्रति सुरक्षित होगा और नवीकरणीय होगा। उसके बाद अगर बात करें तो हानिकारक विशेषों की अनुपस्थिति होगी और सरल एवं सुरक्षित उपयोग होगा, ठीक है। अब देखिए गैस कुकर की बात करें तो इसके पहले भी क्वेश्चन आया था कुकर वाला, एक दूसरा भी क्वेश्चन आया। अब इसके लाभ और हानि पूछ रहा है कि गैस कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ और क्या हानि हो सकते हैं और क्या ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ पे सौर कुकरों का उपयोगिता है। तो देखिए सौर कुकर के उपयोग के पहले हम लाभ समझते हैं। सौर कुकर जो होता है, कुकर के क्या लाभ है, कैसे लाभ है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ईंधन की लागत का मूल्य कोई नहीं है, यह पाक कला के प्रदूषित रहित विधि है और यह विधि भोजन के पोषक तत्वों को सुरक्षित रखती है। जो खाना पकाते हैं उसका तत्वता बहुत सुरक्षित और सावधानी से रखती है। एक समय पर कई खाद्य पदार्थ पकाना संभव है। उस कुकर में क्या करते हैं, एक से कई भी खाने को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पका सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी हानि की बात करते हैं। तो इसकी हानि की अगर बात करें तो ये हानि क्या कहता है, अब ध्यान से इसको देखिएगा। हानि की बात करते हैं, किसकी बात, सौर कुकर की उपयोगी की हानि की बात करते हैं। तो सबसे पहले हानि इसका क्या होता है, ध्यान समझिएगा कि भोजन को पकाने में अधिक समय लगाता है। हानि यही है कि कुकर में तो खाना पकाता है लेकिन थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। बादलों वाले दिन यह कुकर कार्य नहीं करता, इसके लिए तेज धूप का होना आवश्यक है। और ये जो सौर कुकर जो होता है, जब बादल जब घेरे हुए रहेगा तो ये कुकर काम नहीं करेगा, जल्दी खाना को नहीं पकाएगा। उस दिन क्या होना चाहिए, धूप तेज होना चाहिए जिससे उसको गर्मी प्रदान होगा, तभी वो जल्दी खाना पकाएगा, जल्दी काम करेगा। ये सब हानियाँ हैं। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि रोटी आदि इसके द्वारा पकाना असंभव है। अब देखिए रोटी, कुकर में रोटी नहीं पकाया जा सकता है, कुकर में दाल पकाया जा सकता है, कुकर में आप कोई सब्जी को उबाल सकते हैं। तो उबालने का काम, आलू को उबालना, चना को उबालना, ये कुकर में हो सकता है, लेकिन रोटी बनाना, सब्जी बनाना ये कुकर में संभव नहीं होता है। लेकिन बाकी जो होते हैं पकाने का काम जो बोले तो उसे उबालने का काम आसानी से हो सकते हैं। तो ये रोटी को पकाना यह असंभव है। सौर कुकर का उपयोग केवल उन स्थानों पर ही संभव है जहाँ तेज धूप उपलब्ध हो और जहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा गर्मी हो, तेज धूप निकलता हो, वहीं पर सौर जो कुकर का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। जहाँ पे बादल और ठंडा, वहाँ पे सौर कुकर काम नहीं करेगा, ठीक है, नहीं हो सकता। अगला बात करते हैं कि सौर ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरण परिणाम क्या है और ऊर्जा के खपत को कम करने का उपाय बताइए। अब ऊर्जा जो हो रहा है बहुत ज़्यादा खपत हो रहा है, तो इस खपत को कम करने के उपाय बताइए। इसके खपत कम कैसे किया जाता है। देखिए ऊर्जा को बढ़ती मांग का पर्यावरण में विपरीत प्रभाव हो रहा है, जिसे इस प्रकार है। प्रकृति से संसाधन का अधिक मात्रा में दोहन और कई प्राकृतिक चक्रों में व्यवधान आ जाता है। और क्या आ जाता है जी आगे, तो दूसरा नंबर आ जाता है कि अधिक मात्रा में ऊर्जा स्रोत के उपयोग एवं अवशोषण के प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वायु, जल, समुद्र आदि प्रदूषित हो जाते हैं। जब ज़्यादा कोई चीज़ अगर हद से ज़्यादा उपयोग करते हैं ना तो वो थोड़ा सा हमारे प्रदूषण को या पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ग्रीन हाउस गैस में बढ़ती मात्रा ग्लोबल वार्मिंग की उत्पन्न करती रहती है। पवन फर्म, बांध,
नवकीय संयंत्र आदि भी किसी भूमि तैयार करने के लिए वनों व खेतों को नष्ट करना पड़ता है, जिससे प्रदूषण नियंत्रित भी कठिनाई होती है। साथ ही लोगों को रोजगार तथा अन्य जीवों के वास नष्ट हो जाते हैं, अतः प्रकृति संतुलन बिगड़ जाता है। और क्या कहा कि ऊर्जा की खपत कम करने और उसे नियंत्रण उपाय करने चाहिए। अब देखिए ऊर्जा को खपत कम करने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। जैसे कोई ऊर्जा हम ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो उसको उपयोग कम करने के लिए क्या क्या सावधानी हो सकती है, क्या क्या बातें कही गई है, आप उसको ध्यान समझ लीजिएगा। और ये लास्ट और आखिरी क्वेश्चन होगा, क्या होगा कि ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए क्या उपाय है। तो व्यक्तिगत वाहन का कम उपयोग तथा जन वाहन बस आदि का अधिक उपयोग। जैसे व्यक्तिगत वाहन का कम उपयोग, व्यक्तिगत वाहन यानी कि व्यक्तिगत वाहन की बात करें तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं ऊर्जा, तो व्यक्तिगत जैसे कि अगर एक घर में 5 व्यक्ति है तो पाँचों व्यक्ति अगर पाँचों के पास मोटरसाइकिल है तो पाँचों के लिए मोटरसाइकिल के तेल अलग अलग होगा, समय उसका अलग जाएगा, तेल ज़्यादा लगेगा। अगर वही पाँचों व्यक्ति अगर कहीं जा रहा है तो अलग अलग बाइक से जाएगा तो ज़्यादा तेल लगेगा, ज़्यादा संसाधन लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। और वही व्यक्ति बस जिससे जाए, ट्रेन से जाए तो उसे संसाधन कम पड़ेगी और उसको कम भी किया जाता है और खपत जो ऊर्जा का खपत कम होगा। तो वही कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत वाहन की कम उत्पादन तथा जन वाहनों बस आदि का अधिक उपयोग करें, इससे आपका ऊर्जा की खपत कम होगी। अगला ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा का उपयोग करें, जैसे कि सौर सेल लगा लीजिए, सौर ऊर्जा लगा लीजिए, सोलर सेल लगा लीजिए, उससे भी आपको बचत को कम कर सकते हैं। भोजन पकाने के लिए प्रेस कुकर आदि जैसे प्रयुक्ति का उपयोग करें। प्रेस कुकर जो होता है उसका प्रयोग करें, उसमें थोड़ा सा ऊर्जा जो कम लगता है, सूर्य के ताप पर वह गर्म हो जाता है जिससे वह जल्दी पक जाता है, तो उस चीज़ का प्रयोग करें। घरों में सभी व्यक्ति निश्चित समय पर साथ बैठकर भोजन करें, इससे भी ऊर्जा का बचत होगा। एक बार में जितने भी घर के सदस्य हैं एक साथ सब आदमी बैठकर एक साथ भोजन करें, ऊर्जा ताकत शक्ति सब मिलती है। कम दूरी जाने के लिए पैदल जाना और साइकिल आदि का उपयोग करें, इससे ईंधन प्रयोग करने वाले वाहनों का कम उपयोग होगा। अब मान लेते हैं कि आजकल क्या हो गया, बहुत सारे फंक्शन हो गया, अगर हमको 200 मीटर की दूरी जाना है तो बाइक से जाएंगे, 1 किलोमीटर दूरी जाना है तो बाइक से 4 चक्का से जाएंगे, पैदल जाएंगे नहीं। तो अगर हम पैदल उसके जगह अगर पैदल अगर जाते हैं, चल कर जाते हैं या साइकिल से जाते हैं तो हमें ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हमें तेल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ना मोबिल की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें तो बचत होगा, हमें उसे बच सकते हैं, पैसा से बच सकते हैं, ऊर्जा से बच सकते हैं, शक्ति से बच सकते हैं। तो उसके जगह आप पैदल जाने का प्रयास कीजिए, साइकिल चलाने का प्रयास कीजिए, इससे हमारे शरीर का एक्सरसाइज भी होता है और हमारे शारीरिक संतुलन भी सही रहते हैं, ठीक है। और छठा और क्या कहा कि अच्छी दक्षता वाली युक्तियाँ जैसे कि स्टोव आदि अच्छी क्वालिटी का ईंधन प्रयोग करें। जैसे कि हमारे घर में जो स्टोव होते हैं, कुकर होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छी मेटालिटी का होना चाहिए, जो कि समय पर हमें अच्छी काम करे और वो ब्लास्ट ना हो, फटे नहीं। तो इसका भी ध्यान देना चाहिए, इससे भी हानियों से हम बच सकते हैं। तो ये रहा आज का ये संपूर्ण क्लास, जो कि फिजिक्स का लास्ट चैप्टर था। विद्युत और ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे सभी क्वेश्चन मैंने आपको बारी बारी से सभी क्वेश्चन आपको करा दिया। ऊर्जा के स्रोत, तो ये जितने भी क्वेश्चन थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप बुक से आप एनसीईआरटी बुक ले लीजिएगा बिहार बोर्ड का, और बिहार बोर्ड का बुक लेकर आप सभी क्वेश्चन वहाँ से मिलाइएगा। सभी क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, रीड वाले जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, ये कभी छोटा फॉन्ट होगा, कहीं पे ये थोड़ा सा भरा गया है, ये सभी फॉन्ट आप मिलाकर उसे देख लीजिएगा। और सभी क्वेश्चन का ऐसा मैं बारीकी से यहाँ से करा दिया हूँ। तो आप जब भी बैठो क्लास करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, तो कॉपी कलम लेकर बैठा करो और उस वीडियो को आसानी से आप उसको समझते जाओ और उसको अपने कॉपी में नोट करते जाइए और फिर इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, लव यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद सो मच।